तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। अब अगर आप ये बोर्ड पे देख रहे होगे तो चैप्टर तो लिखा है ना लाइंस एंड एंगल्स, और मैंने क्लास क्या लिखा है, दो क्लास लिखा है, क्लास 7th एंड 9। इसका मतलब कि देखो जो ये चैप्टर है ना लाइंस एंड एंगल्स, वो क्लास 7th में भी है और उसमें कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 5 है, ठीक है। और क्लास 9th में भी चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, और चैप्टर क्या है हमारा 6 है। तो ये जो क्लास 7 और क्लास 9 का जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, दोनों में आप टॉपिक क्या पढ़ने वाले हो, सेम ही टॉपिक पढ़ने वाले हो, ओके। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्लास 7 के जो लाइंस एंड एंगल्स में जो सम्स है वो इजी रहेंगे और क्लास 9 के जो सम्स है वो हार्ड रहेंगे, राइट। तो बस यही डिफरेंस है, लेकिन आपको टॉपिक सब सेम ही पढ़ना है, ओके। तो ये जो वीडियो है ना, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइन। अभी सिंपल हम डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि लाइन होता क्या है। देखो लाइन क्या होता है कि सिंपल आपका जो लाइन है वो चलते रहेगा, यहाँ से भी चलते रहेगा, यहाँ से भी चलते रहेगा। लाइन की कोई भी एंड पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होती है, मतलब जो लाइन है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ओके। वो यहाँ से भी चलते रहेगा और वो यहाँ से भी चलते रहेगा और बहुत दूर तक चलते चलते हमसे चलते ही रहेगा, कभी भी वो रुकेगा नहीं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको लाइन मतलब क्या होता है? सिंपल इजी भाषा में समझा रही हूँ, कुछ इसमें हार्ड लेवल है नहीं, ओके। तो देखो इसमें डेफिनेशन क्या दिया है, अ लाइन हैज लेंथ बट नो ब्रेथ। अब जो लाइन है ना उसकी लेंथ रहती है पर ब्रेथ नहीं रहता है। आई मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं, सपोज आपका ये क्या है, ये है आपका रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ दोनों रहता है, पर लाइन में क्या बोल रहा है कि आपका सिर्फ ये क्या रहता है, ये लेंथ रहता है, यानी कि जो ब्रेथ है वो आपका नहीं रहता है। समझ में आया? और ये लाइन खाली इतना ही नहीं रहता है, लाइन चलते रहता है, एक्सटेंड होते रहता है, चलते रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ये यहाँ से भी ऐसे चलते रहेगा, यहाँ से भी ऐसे चलते रहेगा, ओके। ये भी लाइन है हमारा, ये भी चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा। समझ में आया? अगर आपको डेफिनेशन पूछा लाइन का तो सिंपल क्या बोलने का, लाइन क्या होता है, जिसकी लेंथ होती है पर ब्रेथ नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। समझ में आया आपको? अभी देखो सपोज हम इसे ले लेते हैं, ऐसा हमने ले लिया लाइन, इसको नाम दे सकते हो, ये पॉइंट इधर पे ए इधर पे बी, ओके। तो ये हमारा क्या है, एक लाइन है। अभी जो एरो, ये एरो का मतलब क्या होता है कि कभी भी खत्म नहीं होगा, ये यहाँ से भी चलते रहेगा और ये यहाँ से भी चलते रहेगा, ओके। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कुछ सिंबल भी रहता है, ठीक है। अब सपोज मुझे लाइन ए बी लिखना है, तो क्या अभी लाइन ए बी तो हम सिंपल ऐसे लाइन ए बी लिख सकते हैं, राइट। पर इसको अगर हमें सिंबल से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करने का, जो आपने नाम दिया है ए बी वो यहाँ पे ए बी लिख देने का, राइट। और जैसा लाइन ड्रॉ करते हो ना वैसे छोटा लाइन इनके ऊपर ड्रॉ कर देने का, ऐसे, ओके। तो इसी ऐसे हम क्या करते हैं, तो लाइन को डिनोट करते हैं। समझ में आया आपको कि लाइन क्या होता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे लाइन सेगमेंट के ऊपर। अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है ना कि जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का कुछ पार्ट होता है, क्या होता है, पार्ट, और उसकी दोनों एंड पॉइंट हमें पता होती है। मतलब कि सपोज एक लाइन है, ये लाइन है आपका, और यहाँ से सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके। तो यहाँ से जो इतना पॉइंट है ए बी, ठीक है, तो ये इतना जो ये आपका क्या हो गया, इसको आप बोलोगे लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन की पार्ट होती है कुछ, ओके। अभी सिंपल एग्जांपल ले लो ये पेन का, ठीक है। अभी पेन क्या हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्या हो गया, खत्म, यानी कि इतना सा ही पेन है। ये आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, ये पीछे जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है पेन, ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ओके। और लाइन सेगमेंट का क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे भी एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी एंड पॉइंट है। मतलब लाइन सेगमेंट में हमें ये पता होती है कि वो लाइन शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ से हो रहा है, ओके, कहाँ पे खत्म हो रहा है ये हमें पता होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक और रिवाइज करते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक लाइन का कुछ पार्ट होता है और उसका हमें उसमें कितना एंड पॉइंट दिया रहता है, दो एंड पॉइंट दिया रहता है, ओके। उसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता रहती है और एंडिंग पॉइंट भी हमें पता रहती है, ओके। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दिया है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन का पार्ट, ठीक है, लाइन का पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट्स हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अभी हम लाइन सेगमेंट को
तो कैसे करते, सपोज देखो डिनोट का बाद में आते हैं, ऐसे ड्रॉ कैसे करते लाइन सेगमेंट वो बता रही हूँ पहले मैं, ठीक है। तो देखो पहला ये हमारे इधर पे एंड पॉइंट रहेगा, ओके, फिर दूसरा हमारा यहाँ पे एक एंड पॉइंट रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। नाम क्या दोगे, ये पॉइंट को नाम दे दो ए, ये पॉइंट को नाम दे दो बी। समझ में आया लाइन सेगमेंट ड्रॉ कैसे करते हैं। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, लाइन को हमने कैसे डिनोट किया था, ए बी ऊपर हमने लाइन का सिंबल लगाया था, राइट। सेम इसमें भी हम वही करेंगे जो आपने नाम दिया है, नाम क्या दिया है ए बी, तो ए बी आप लिख दोगे और ऊपर यही जो सिंबल जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया उसी को छोटा सा ऊपर ड्रॉ कर देने का ए बी के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो इस ऐसे हम किसको डिनोट करते हैं, तो लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा रे। अब देखो लाइन सेगमेंट में एक भी एंड पॉइंट नहीं रहता है, लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं रहता है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट रहता है, और रे में कितना एंड पॉइंट रहेगा, तो एक एंड पॉइंट रहेगा, ओके। सिंपल समझो कि इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ठीक है। सपोज यहाँ से क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और इसका हमें एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, मतलब कि क्या होगा, इसे चलते रहेगा, एक साइड कभी भी इसका खत्म होगा ही नहीं। पर हमें ये पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है वो हमें पता है नहीं पता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ओके। अगर मैं इसका सपोज एग्जांपल देती हूँ, इसका एग्जांपल मैं सपोज देती हूँ आपको सन, क्या दे रही हूँ, सन, ठीक है, ये सन है। अभी मुझे ये बताओ जो सन है, सन से क्या आता है, लाइट मिलता है, तो लाइट का अभी देखो हमें पता है लाइट कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है, पर लाइट खत्म कहाँ होता है वो हमें पता है नहीं पता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। समझ में आया आपको कि हमें जो एंड पॉइंट है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो लाइन वो हमें पता है, पर जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है वो पता है नहीं पता है, यानी कि एक पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है और जो दूसरा पॉइंट है वो खत्म नहीं होगा, वो चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, ओके। समझ में आया रे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, कैसे लिखते हैं, तो सिंपल यहाँ पे हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारा क्या है, एरो चल रहा है, तो यहाँ इसको नाम दे दो ए, इसको यहाँ पे नाम दे दो बी, ओके। इसको डिनोट कैसे करोगे, तो सिंपल ए बी लिखने का और यही सिंबल को छोटा सा ऊपर बना देने का ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हम रे को डिनोट करते हैं, ओके। समझ में आया आपको। तो होप आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से समझ में आया, क्या होता है लाइन, क्या होता है लाइन सेगमेंट, क्या होता है रे, क्या होता है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर। अब ये जो टॉपिक है ना, ये क्लास 7th को नहीं है, पर ये थोड़ा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। ये खाली एक टॉपिक है जो क्लास 7th को नहीं है, बाकी सब टॉपिक सेम है दोनों में, ठीक है, तो पढ़ लोगे तो चलेगा, राइट, अच्छा ना, और ज्ञान मिल रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहले जो मैंने ये ड्रॉ किया इसको रब कर देती हूँ, ओके। देखो इसका जो एग्जांपल है, मतलब ये बहुत ही इजी है, इतना रीड करने से पहले हमें आपको समझाती है होता क्या है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर मतलब बहुत सारे पॉइंट है, 2 या 3 से ज्यादा पॉइंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ओके। सब समझो कि ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलोगे, क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आप सोचते हो कि अगर आप समझो कि हमारा एक लाइन है, ठीक है, ए बी, मैंने क्या बोला आपको कि वो लाइन जिसपे 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर आप ये लाइन देखोगे तो इसमें 2 ही पॉइंट है, तो ये हमारा कोलिनियर पॉइंट नहीं है क्या। लेकिन स्टूडेंट समझो कभी भी आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो उसमें 2 पॉइंट तो होते ही है, ठीक है, एक आगे वाला एक पीछे वाला, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, 2 पॉइंट तो होते ही हैं, तो वो हमारा कोलिनियर पॉइंट है ही, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि हमारा कोलिनियर पॉइंट ये दोनों नहीं है, ये हमारा कोलिनियर पॉइंट है ऑलरेडी, क्योंकि आप जो भी लाइन ड्रॉ करते हो उसमें हमेशा क्या रहते हैं, 2 पॉइंट ऑलरेडी रहते ही है, ठीक है। पर इसमें क्या बोले, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट रहेगा तो वो भी क्या है, हमारा कोलिनियर पॉइंट है। समझ में आया, कोलिनियर पॉइंट मतलब कि एक लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, तो कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा कोलिनियर पॉइंट। अब इसका उल्टा कोलिनियर पॉइंट मतलब देखो क्या होता है, सपोज यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है ए, ठीक है, क्या है, ए है, यहाँ से एक पॉइंट गया बी तक, यहाँ से एक पॉइंट गया सी तक, यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे गया। अभी ये समझो, अभी देखो ये दोनों पॉइंट ये लाइन का ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है, ये लाइन का ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है, ये लाइन का ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है,
लेकिन ये तीनों पॉइंट क्या एक लाइन के ऊपर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि अगर एक लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं है, मतलब कोलिनियर का उल्टा, मतलब एक लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। समझ में आया आपको? अब हम डेफिनेशन पे देखते हैं, डेफिनेशन क्या दिया है। तो देखो, इफ 3 और मोर पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि सेम लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ओके, फिर लेकिन अगर वो ऐसा है ही नहीं, ठीक है, मतलब कि ऐसे फॉर्म में, अभी मैंने आपको समझाया, ऐसे अगर ये नहीं है तो क्या होगा? वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है तो वो हमारे कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जितना टॉपिक्स अभी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल, आर्म्स एंड वर्टेक्स। ओके, तो देखो अभी एंगल मतलब क्या होता है, सिंपल समझो। अभी रीड करने से पहले, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको पहले समझाती हूँ एंगल होता क्या है। ठीक है, एंगल क्या होता है कि एक आपका पॉइंट है, क्या है? पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट में से कितना रे निकल रहा होगा? 2 रे निकल रहा होगा। क्या निकल रहा होगा? 2 रे। तो एक रे ऐसे सपोज निकला है आपका, और एक रे आपका सपोज ऐसे निकला है। ओके, अब इन 2 रे के बीच में जो ये गैप बनता है, क्या, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस गैप को एंगल बोलते हैं। ओके, समझ में आया आपको एंगल क्या होता है? ओके, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है? देखो, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज, ठीक है, एंगल कब बनेगा? जब 2 रे एक सेम एंड पॉइंट से निकलेंगे और जो जगह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। जरूरी नहीं आपका दो रे ऐसे ही निकले, आपका जो रे है पॉइंट से, एक पॉइंट से आपका रे ऐसे भी निकल सकता है, तो ये आपका एंगल बन जाएगा, राइट। फिर तो ये ऐसे होके कैसे घूम के इधर ऐसे, ये भी आपका क्या हो सकता है? एंगल बन सकता है। समझ में आया आपको एंगल क्या होता है? कि एक सेम एंड पॉइंट में से 2 रे निकलेगा और जो 2 रे के बीच की जो गैप होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? देखो, तो नेक्स्ट है हमारा आर्म्स। अब ये आर्म्स क्या होता है? आर्म्स कुछ नहीं होता है, जो 2 रे निकल रहा है उसी को क्या बोलोगे? आर्म बोलोगे। क्या बोलोगे? आर्म्स बोलोगे। ठीक है, तो देखो सिंपल एग्जांपल में इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। इसी में हम ले लेते हैं कि देखो, अब ये जो आपका है, ये आपका वही एक एंड पॉइंट है, ठीक है, सेम पॉइंट में से एक ये रे निकला, फिर एक ये रे निकला। ओके, तो एंगल देखो समझ में आया एंगल क्या होता है। आर्म क्या होता है? तो ये जो आपका रे गया है ना, ये रे, इसी को आप क्या बोलोगे? आर्म बोलोगे। क्या बोलोगे? आर्म। सेम यहाँ पे भी इसको क्या बोलोगे? आर्म बोलोगे। समझ में आया आर्म मतलब क्या होता है? यानी कि एंगल का हाथ है। ठीक है, ये समझ जाओ। नहीं तो जो भी 2 रे होता है, जो भी रे निकलता है एंगल में, जो भी रे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। क्या दिया है? देखो, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। तो वो एंगल जिसमें रे होता है उसी रे को हम क्या बोलते हैं? एंगल का आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हमने? वर्टेक्स दिया। वर्टेक्स कुछ नहीं है, वर्टेक्स बहुत इजी चीज है। जो पॉइंट है वो वर्टेक्स है। इसमें पॉइंट क्या है हमारा? कौन से पॉइंट में से 2 आर्म निकल रहा था? तो यही पॉइंट में से हमारा क्या निकल रहा था? 2 आर्म निकल रहा था। तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलोगे? वर्टेक्स। ओके, तो इसे आप क्या बोलोगे? वर्टेक्स बोलोगे। समझ में आया? वर्टेक्स मतलब, वर्टेक्स का दूसरा नाम भी होता है पॉइंट ही होता है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया कि एंगल्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स का हम डेफिनेशन में देख लेते, देखा नहीं हमने। The end point is called the vertex of the angle. सिंपल, ये जो एंड पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं? तो एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये 3 टॉपिक समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हमने एंगल पढ़ा, अभी एंगल से कुछ टाइप्स भी होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल्स। अभी एंगल से कुछ टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, कितने एंगल्स के टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज से पहले होता है राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड देन कंप्लीट एंगल। ओके, अभी एक्यूट एंगल मतलब देखो, एक्यूट एंगल आप देख सकते हो इसमें ऐसा होता है, मतलब कि क्या होता है? मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से ज्यादा रहेगा और 90 से
कम रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल है ना वो तो आपका 0 पे ही रहता है, ठीक है। ये जो आपका एंगल है ये वाला, ये आपका 0 डिग्री पे ही रहता है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ओके, तो देखो अब सपोज कि ये आपका ये जो नीचे वाला जो रे है ये आपका नीचे वाला ये पेन है, ठीक है, और ये आपका ऐसा, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्ट हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। पर हम इसको ऐसे कर दे तो ये क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल, ऐसे कर दे तो भी एक्यूट एंगल, ऐसे ऐसे कर दे तो भी क्या हो गया ये हमारा एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल मतलब समझ में आया कि 90 से कम रहेगा। अब ये हमारा 90 है तो 90 से कम आपका इस साइड जाएगा, इस साइड। ओके, तो ये 90 तो नहीं रहेगा, 90 से कम, यानी कि ऐसे ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, और ये भी एक्यूट एंगल है, और ये भी एक्यूट एंगल है। समझ में आया एक्यूट एंगल। अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि आप बताओ कि जो 20 डिग्री है वो हमारा कौन सा एंगल है, तो ये है हमारा एक्यूट एंगल। 0 से बड़ा है, यस। 90 से छोटा है, यस। तो ये क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा। सपोज मैंने बोला 1 डिग्री, 1, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है या नहीं, तो देखो 0 से तो बड़ा है ना 1, यस, और 90 से भी छोटा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये भी होगा हमारा एक्यूट एंगल। वह अगर आप सपोज लो 89 डिग्री, तो 89 हमारा एक्यूट एंगल है। तो देखो 0 से बड़ा है, यस, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, यस, 90 से भी छोटा है, तो ये भी क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा। ओके, एक्यूट एंगल मतलब समझ में आया। अभी नेक्स्ट एंगल कौन सा है हमारा, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, जो हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री, यानी कि वो एंगल जो हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री है उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ओके, तो देखो अब राइट एंगल मतलब क्या होता है, जो ये वाला जो रे है ना ये क्या रहेगा, ये भी स्ट्रेट रहेगा और ये भी स्ट्रेट रहेगा, यानी कि दोनों ही रे क्या रहेंगे हमारे, स्ट्रेट रहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। अभी सपोज ये रे है और ये रे है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये होगा हमारा 90 डिग्री। समझ में आया, एकदम स्ट्रेट रहेगा। ऐसे रहेगा तो भी 90 डिग्री है, ऐसे रहेगा तो भी 90 डिग्री ही है, ठीक है। या ऐसे रहेगा तो भी देखो स्ट्रेट है ना, तो ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। या फिर आप ऐसे करो तो ये भी क्या रहेगा हमारा 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट है, यहाँ से भी स्ट्रेट, यहाँ से भी स्ट्रेट। पोजीशन हो वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर ये स्ट्रेट है ना पूरा, तो क्या होगा हमारा 90 डिग्री ही होगा। ओके, तो एग्जैक्ट उसका जो मेजर वो 90 डिग्री है उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। समझ में आया आपको राइट एंगल। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। 90 से बड़ा 180 से छोटा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो अब इसमें देखो ये हमारा नीचे वाला रे है, ठीक है, जो नीचे वाला है ये है, और ये तो हमारा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 90 डिग्री है। जो ये साइड अगर रे आया, इन दोनों के बीच में ये साइड जो रे आया उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये साइड जो आएगा उसे आप क्या बोलोगे, सॉरी, ये जो साइड आएगा उसे बोलोगे एक्यूट एंगल, और जो ये साइड आएगा उसे क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो अगर मैं ये वाले रेड वाले पेन को अगर मैं ऐसे कर दूं तो मेरा क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे करूंगी तो भी क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे करूंगी तो भी क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है। और वही 90 डिग्री है, 90 डिग्री ऐसे गया तो क्या होगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ये क्या हो गया, राइट एंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। समझ में आया। अब जो ये स्ट्रेट आ जाता है, देखो ऐसा, जब ऐसे पूरे ये दोनों पेन, जो दोनों आर्म है, जो दोनों रे हैं, वो ऐसे यहाँ से भी स्ट्रेट, यहाँ से भी स्ट्रेट, मतलब ऐसे हो जाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब समझ में आया क्या होता है। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री रहेगा उसे आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट एंगल बोलोगे। यानी कि ये आपका ऐसा है सीधा, ये आपका क्या है सीधा, तो ये क्या है आपका, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल। और इसका मेजर क्या होता है, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको, ये एकदम ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, यानी कि वो एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अभी देखो सिंपल समझो, यहाँ से एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, यह क्या गया, राइट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या गया हमारा, स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ से समझना, आप पकड़ने में नहीं बन रहा है, 2 मिनट। हाँ चलो देखो, अभी ये तो स्ट्रेट एंगल है। अब यहाँ से ये ऐसे ये क्या होगा हमारा, ये ऐसे जो जा रहा है, यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से, ये स्ट्रेट एंगल समझ में आया आपको। फिर रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है। अब इसके ऊपर जो एग्जैक्ट आ गया
जब इसके ऊपर पूरा ये आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। समझ में आया? एक बार हम वापस समझते हैं। देखो रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, राइट। तो 180 तो हमारा यहाँ पे था, अब 180 से बड़ा, तो ये जो है 180 है, जब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक घूम जाते हो ना, उसे क्या बोलते हैं 360। यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो भी एंगल आएगा उसे आप क्या बोलोगे, तो रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे। तो ये तो हमारा स्ट्रेट एंगल है ये वाला, राइट। तो देखो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और इसके ऊपर जब ये पूरा आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। समझ में आया? और कंप्लीट एंगल का जो एग्जैक्ट जो मेजर है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि वो एंगल जो एग्जैक्ट 360 डिग्री है उसे हम क्या बोलेंगे, तो कंप्लीट एंगल बोलेंगे। आपको जितने भी एंगल्स है वो समझ में आए, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हम वो दिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स सपोज कि आपके पास दो एंगल दिया है, ठीक है। अभी वो दो एंगल को आप प्लस करोगे तो अगर आपका आंसर 90 डिग्री आएगा तो इसका मतलब वो जो दो एंगल्स है वो क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो क्या दिया है इसमें, द टू एंगल्स हुज सम इज कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल उनका सम यानी कि एडिशन प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। तो वो उससे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल में समझो, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल ली हूँ इसका मैं। ओके, तो देखो ये 60 डिग्री है, ये हमारा क्या 30 डिग्री। इसका हम चलो नाम लिख देते हैं। इसका मैंने नाम लिखा सपोज इधर पे ए बी और ये सी, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ई एफ जी। तो ये तो हमारा एंगल है, तो एंगल एक तो है ए बी सी और दूसरा एंगल क्या है ई एफ जी। तो फिर इन दो एंगल को हम प्लस करेंगे, हमारा 90 डिग्री आया तो ये दो एंगल हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सिंपल समझो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई एफ जी। एंगल हम कैसे लिखते हैं कि जो भी एंगल होगा, ठीक है, जो भी एंगल होगा उसका जो नेम होगा, वो जो पॉइंट का नेम होगा वो कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ओके, यहाँ पे एंगल का है हमारा कौन से पॉइंट पे, इधर पे इसका पॉइंट बी है तो बी बीच में आना चाहिए। तो अगर आप ए बी सी लिखो तो भी चलेगा, सी बी ए लिखोगे तो भी चलेगा। सेम हियर ऑल्सो, अगर आपका देखो यहाँ पे एंगल कहाँ बन रहा है, एफ के ऊपर बन रहा है, तो एफ आपका बीच में होना चाहिए। अगर बीच में है तो ई एफ जी लिखोगे तो भी चलेगा, जी एफ ई लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इनको प्लस करो, ए बी सी कितना दिया है 60 डिग्री प्लस ई एफ जी कितना दिया है 30 डिग्री। इनको हम प्लस करेंगे, क्या है हमारा 90 डिग्री आया है ना। तो यानी कि ये जो दो एंगल है हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो सिंपल आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर में एंगल ए बी सी एंड एंगल ई एफ जी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ही तरह है, बस इसमें क्या था प्लस, मतलब जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम, जिनको हम प्लस करेंगे, अगर वो 180 डिग्री है तो इसका मतलब कि वो जो दो एंगल्स है वो हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ओके, तो देखो the two angles whose sum is 180 डिग्री, यानी कि वो दो एंगल जिसके सम 180 डिग्री है आर इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो यहाँ पे ये दो एंगल हमें दिया, इसका भी हम नाम, चलो इसका हम नाम कुछ और ले लेते हैं। क्या लिखोगे आप, आई जे के ले लेते हैं, आई जे के, और यहाँ पे हम ले लेते हैं चलो एम एन ओ, ठीक है, ये ले लिया। अभी देखो ये दोनों एंगल दिया है तो इन दोनों एंगल को हम प्लस करेंगे, तो ये जो एंगल है, जो एंगल है जे पे एंगल बन रहा है ना, तो ये जे बीच में होना चाहिए। तो आई जे के लिखो तो भी चलेगा, के जे आई लिखो तो भी चलेगा, बस जे आपका बीच में होना चाहिए। ओके, तो एंगल आई जे के प्लस कर दोगे ये वाला एंगल, एंगल एम एन ओ। ओके, अभी आई जे के कितना है 120 डिग्री प्लस एम एन ओ कितना है 60 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 180 डिग्री।
यानी कि जो ये दो एंगल्स है वो हमारा क्या है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सेम इसमें भी आप कैसे लिखते हो, देयरफॉर एंगल IJK एंड एंगल MNO आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये दो टॉपिक समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो पहले हम आते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर। ओके, अभी एडजेसेंट एंगल सिंपल क्या होता है, ये डेफिनेशन के ऊपर जाने से पहले आपको ऐसे बताती हूँ कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है, राइट। तो देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि सपोज आपका पहले सिंपल आप एंगल बनाओ, ठीक है। जैसे आपका क्या बना, हमने एक ऐसा एंगल बनाया, ठीक है, ये एंगल बना। अब एक इसमें से एक और रे जाएगी, ठीक है, यहाँ से एक और रे जाएगी, यहाँ से एक और रे गई। अब इसमें कितना एंगल बना, तो देखो दो एंगल बना, ये एक और ये दो एंगल बना, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है कि जो एंगल से दो एंगल्स फॉर्म हुआ, कितना एंगल होगा, दो एंगल होगा, और वो दो एंगल का है ना एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, सेम पॉइंट होगा, यानी कि जो रे है, जो दोनों एंगल है उनका जो वर्टेक्स है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ऐसा रे रहेगा जो दोनों साइड आ रहा होगा, यानी दोनों एंगल में वो रे आ रहा होगा। तो अगर आप देखोगे ये वाला एंगल सिंपल में, अब इसका मैं नाम लिखूं, सपोज मैंने इसका नाम लिखा ये AOB, ठीक है, और ये यहाँ पे नाम लिख देती हूँ मैं C। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या क्या बना, तो यहाँ पे एक तो हमारा एंगल बना AOB, राइट, एक एंगल बना AOB। दूसरा एंगल क्या बना BOC, यानी कि ये वाला एंगल बना BOC, एंगल BOC। ओके, अब देखो इसमें क्या बोला है कि एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है कि वो दो एंगल जिसमें दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये दो एंगल बना हमारा यस, और ये दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है O सेम है, दोनों एंगल में O आ रहा है, ये दोनों एंगल में वर्टेक्स तो क्या है हमारा, सेम है, ठीक है, वर्टेक्स क्या है हमारा, सेम है। नेक्स्ट आते हमारा एक कॉमन आर्म रहेगा, क्या रहेगा, कॉमन आर्म। कॉमन आर्म मतलब कि ये जो आपका आर्म है ना वो दोनों एंगल में आएगा। दोनों एंगल में अगर आप देखोगे तो अगर आप ये वाला रे देखोगे, कौन सा वाला, ये वाला रे OB, ओके OB, तो ये जो OB है वो आपका AOB में भी आ रहा है, और ये जो OB है वो आपका BOC एंगल में भी आ रहा है, समझ में आया। और बाकी जो दो आर्म रहेगा वो कॉमन आर्म के आजू बाजू रहेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये हमारा कॉमन आर्म भी आ गया। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी OB आ रहा है, इसमें भी ये OB आ रहा है, OB बोलो या BO बोलो एक ही है, ठीक है। तो इसमें भी OB आ रहा है, इसमें भी OB आ रहा है, यानी कि ये जो एंगल है इसमें एक तो वर्टेक्स भी कॉमन है दोनों एंगल में, और ये आर्म भी दोनों एंगल में क्या है, कॉमन है। इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। समझ में आया आपको। देखो क्या दिया है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट, मतलब दो एंगल्स एडजेसेंट है कब, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कब वो एंगल एडजेसेंट है, जब उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स यानी कि दोनों एंगल में वर्टेक्स होगा वो। अ कॉमन आर्म, और क्या होगा, एक कॉमन आर्म होगा, दोनों एंगल में ये आर्म कॉमन है OB, है ना। एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और वो आर्म यानी कि वो रे जो कॉमन नहीं है वो क्या होगा, कॉमन आर्म के आजू बाजू आ रहा होगा। तो देखो कॉमन आर्म है, इसके बाजू में ये नॉन कॉमन आर्म आ गया, और इसके बाजू में ये नॉन कॉमन आर्म आ गया। समझ में आया आपको, मतलब कि ये दोनों आ रहे हैं क्या, दोनों एंगल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो आर्म है इसी के आजू बाजू होगा। समझ में आया एडजेसेंट एंगल मतलब पक्का। सिंपल क्या बोला एक बार और बता देती हूँ कि सपोज कि आपका क्या रहेगा, एंगल रहेगा, उसमें से एक और रे जा रहा होगा, तो ये जो दोनों एंगल है दोनों एंगल का पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये जो आपका आर्म है, ठीक है, ये आर्म क्या रहेगा, तो ये एंगल में भी ये आर्म आ रहा होगा और ये एंगल में भी ये आर्म आ रहा होगा, ठीक है। तो इन्हीं दो एंगल्स को आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलोगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब क्या होता है, सेम एडजेसेंट एंगल को ही हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है कि जो एडजेसेंट एंगल है ना वो जो आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना वो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन यानी कि जो आपका दो आर्म रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा और बीच में से एक लाइन जा रहा होगा। सिंपल समझो, देखो एक तो आपका ये पॉइंट है तो एक यहाँ से रह गया और एक यहाँ से रह गया, तो ये तो क्या हो गया आपका स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो एंगल था, सॉरी दो आर्म था, एक आर्म यहाँ जा रहा है एक आर्म यहाँ जा रहा है, पर इसमें जो ये दो आर्म है ना ये इधर सीधा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से कोई भी एक आर्म ले लो ऐसे, समझ में आया आपको। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कुछ नहीं होता है, सेम जैसा एडजेसेंट एंगल रहता है ना, सेम वैसे ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल रहता है, बस इसमें एक डिफरेंस क्या रहता है, अलग चीज क्या रहती है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है। समझ में आया। अभी देखो इसमें भी एक कॉमन वर्टेक्स है ये रहा, और कॉमन आर्म ये वाला, ये भी कॉमन, एक कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स है। समझ में आया। अब इसमें देखो क्या बोला है, adjacent angles are on straight line is called linear pair of angles, यानी कि adjacent angle अगर आपका straight line पे उसे हम क्या बोलेंगे, तो linear pair of angles बोलोगे। और उसका जो सम रहता है वो क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। मतलब कि देखो ये स्ट्रेट लाइन पे बना, इसको आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो। अभी स्ट्रेट एंगल का डिग्री कितना होता है, मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम ये एंगल और ये एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, यही था। तो अब आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है, सिंपल समझो कि दो लाइन से क्या है, दो लाइन से वो आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, कट होना। ओके, जो दो लाइन से आपस में क्या हो रही है, कट हो रही है। तो समझो यहाँ पे हमारा ये कैसे लाइन है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। ओके, और यहाँ पे एक लाइन जो ये लाइन को कट कर रही है तो इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो डी। ठीक है, समझाने के लिए आप नाम लिया है। तो देखो अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये कट, यहाँ पे पॉइंट कट हुआ, राइट। तो ये, तो अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक लाइन है ए बी, इसको कौन कट किया, कौन इंटरसेक्ट किया, तो सी डी इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे देखो कौन सा एंगल बना। तो अभी देखो ये जो एंगल बना इसके ऐसे सीधा लाइन करने का, ऐसे सीधा लाइन, ऐसे सीधा लाइन हुआ। फिर यहां से इसको ऐसा सीधा लाइन कर दो, यहां से इसको ऐसे सीधे लाइन कर दो। ठीक है, तो देखो तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसके बराबर है, किसके बराबर है, ये एंगल के बराबर होगा। समझ में आया। अगर सपोज ये एंगल आपका 70 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, 60 डिग्री ही होगा। अभी देखो वापस समझाती हूँ क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है कि दो लाइन है, दो लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एंड कट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें कितना एंगल बने, 4 एंगल बनाए। अगर मैं 4 एंगल का नाम दूं तो समझो इस एंगल का नाम है 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी देखो एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1 के अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने, आमने सामने। तो अगर वही मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया था, स्ट्रेट लाइन मतलब कि ये एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3। तो जो ये दोनों एंगल है, एंगल 1 और एंगल 3, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 70 डिग्री है एंगल 3 तो एंगल 1 भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ओके, वही आपका एंगल 2, अब इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4 है। स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ जा रहा है ना आमने सामने, तो एंगल 2 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर एंगल 2 आपका 60 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समझ में आया। हम डेफिनेशन देखते हैं। When 2 points intersect at common point, यानी कि सॉरी 2 लाइंस होगा, 2 पॉइंट नहीं, यहाँ 2 लाइंस है, 2 लाइंस। तो देखो when 2 lines intersect at common point, यानी कि दो लाइन जो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। अब ये दो लाइन था ए बी सी डी, एक यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, राइट, इंटरसेक्ट हुआ। और वो एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो अब एंगल 1 के सामने तो एंगल 3 था, इसलिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल 2 के सामने क्या है, एंगल 4, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो हमेशा क्या होते हैं,
तो इक्वल होते हैं। ये भी मैं एक लाइन लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, ये हमेशा क्या रहते हैं, तो इक्वल यानी कि बराबर रहते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो हमने ये पढ़ा ना वही इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होता है, जो दो लाइन आपस में काट रही है, मतलब कोई भी कट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ठीक है, देखो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। द पॉइंट, अभी देखो सपोज यही सेम था कि सपोज दो लाइन है आपस में क्या हो रही है, कट हो रही है। ठीक है, या फिर ऐसे कट हो रही है, ऐसे ऐसे कट हो रही है, ये सब क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या, कट हो रही है। ठीक है, तो इसको, तो ये जो दो लाइन है ये क्या है, हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट बनता है, ठीक है, ये जो पॉइंट बना है, जो कट हुआ है, कट होके जो पॉइंट बना है ये पॉइंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि यहाँ पे ही इसे पॉइंट के ऊपर क्या हुआ है, तो लाइन कट हुई है। समझ में? इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होता है, जो भी दो लाइन आपस में काटती है, कट होती है, क्रॉस जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वहां से इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है पैरेलल लाइंस यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, इसका उल्टा क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब पैरेलल लाइन क्या होता है, इसी का उल्टा, यानी कि वो कभी भी कट नहीं होगा और वो हमेशा क्या रहेगा, देखो कभी भी वो क्रॉस नहीं होगा और वो कभी भी मिलेगा नहीं। ठीक है, देखिए अभी सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक इंटरसेक्टिंग लाइन का। अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि ये लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। तो देखो आप लोग को लग रहा होगा नहीं ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों है, ये सब आपका लाइन है। क्या है, लाइन है। लाइन मतलब क्या होता है, लाइन मतलब वो आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर आप इसको एक्सटेंड यानी कि और बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कट तो होगा। तो यानी कि ये क्या है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, वही सेम जो पैरेलल लाइंस है ना, वो कभी भी क्रॉस नहीं होगा और वो आपका चलते रहेगा। और जो लाइंस है पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा ना, वो क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेगा। सिंपल इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो ये हमारा एक लाइन है और ये हमारा एक लाइन है, दोनों लाइन क्या है, हमारा स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट है, ये क्या रहेगा, तो ये दोनों कभी भी आपस में मिलेगा नहीं, कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, मतलब ये चलते ही रहेगा। ओके, कभी भी मिलेगा नहीं। और सपोज कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो दूरी है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी है वो कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। समझ में आया? पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है, जो वो लाइन जो कभी मिलते नहीं है, वो कभी जो कट नहीं करते हैं, वो इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं और हमेशा वो चलते रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, तो पैरेलल लाइंस बोलेंगे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो स्केल। ठीक है, अभी स्केल तो चलो यही स्केल लेते हैं। ठीक है, स्केल है, दाग वाग लगा समझ जाना आप लोग। तो ये भी स्केल है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला जो लाइन है ऊपर का और जो नीचे का, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि देखो एक तो ये कभी कटेगा नहीं, सीधा सीधा बढ़ते रहेगा, कभी भी कटेगा नहीं। ओके, प्लस ये देखो इक्वी डिस्टेंस यानी कि इसका जो यहाँ पे जो दूरी रहेगा ना, डिस्टेंस रहेगा, वही इसका यहाँ पे भी रहेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस का सब ऊपर नीचे मतलब उन लोग में रहेगा। समझ में आया पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो देखो A line that intersects two or more lines at a distinct point is called transversal। यानी कि ऐसा लाइन जो दो या तीन लाइन को, ऐसे उससे ज्यादा लाइन को कट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल लो, सपोज आपका ये ऐसा दो लाइन है। ठीक है, क्या है, दो लाइन है, पैरेलल हो इंटरसेक्टिंग कैसे भी लाइन है, लेकिन ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन जा रहा है जो क्या कर रहा है, दोनों लाइन को कट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे। इस लाइन को इसने ये पॉइंट पे कट किया, इस लाइन को इसने ये पॉइंट पे कट किया। तो ये जो लाइन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। समझ में आया? ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा लाइन रहेगा। अब वो दो या दो से ज्यादा लाइन को एक लाइन जो कट कर रहा होगा अलग अलग पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। समझ में? ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है। अभी ट्रांसवर्सल की ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, इसके रिलेटेड कुछ एंगल्स होते हैं, अब हम वो देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या देखा, ट्रांसवर्सल देखा, राइट। अभी ट्रांसवर्सल हमें पता चला है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। अभी ट्रांसवर्सल से ना कुछ
एंगल्स भी बनता है, या फिर आप इसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। ओके, तो क्या क्या एंगल्स ट्रांसवर्जल से बनता है अब हम वो देखेंगे। ओके, तो देखो पहला क्या है हमारा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या होता है, अंदर का एंगल। क्या, अंदर का एंगल। ओके, अभी देखो इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल, मतलब एंगल अंदर का एंगल। अभी मुझे बताओ कि आपको इसमें से कौन सा एंगल अंदर में लग रहा है। तो देखो जो भी दो लाइन के बीच में जो भी एंगल होगा उसे आप इंटीरियर एंगल बोलोगे, ठीक है। यानी कि देखो ये सब देखो टोटल कितने एंगल्स होते हैं, मैं पहले आपको बता दें। टोटल होते हैं इसमें ट्रांसवर्सल में टोटल 8 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं, 8 एंगल्स। ये 1 ले लो, 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कितने, ये 8 एंगल्स होते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि इंटीरियर एंगल कौन सा होता है। तो जो ये 3 4 5 6 है, ये क्या है आपका इंटीरियर, यानी कि अंदर का एंगल है। ये जो दो लाइन है आपका, इसके अंदर में जो एंगल्स आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, हमारा इंटीरियर एंगल कौन सा है, इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिख देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8 तो एंगल होते ही है हमारे, कितने एंगल होते हैं, 8 एंगल तो हमारे होते ही है। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसमें जो है हमारा क्या है, कौन सा एंगल इंटीरियर एंगल से, तो एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। इसमें आपको कुछ सम्स टाइप इसमें से कुछ आएगा नहीं, सबको समझ के रखना है कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ओके, इंटीरियर एंगल मतलब समझ में आया, जब ये दो लाइन के बीच में जब ये एंगल रहेगा उसे क्या बोलोगे, इंटीरियर एंगल। टोटल 8 एंगल होते हैं। ओके, तो इंटीरियर एंगल इसमें से कौन सा है, 3 4 6 5, क्या है हमारा इंटीरियर एंगल है। सेम यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 8 एंगल्स होंगे। ओके, 8 एंगल्स। अब सिंपल मैं इसको लिख लेती हूँ, 1 2 7 8 और क्या है हमारा इधर 3 4 6 5। अब देखो, अब बाहर यानी कि एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, तो बाहर का एंगल। ओके, अब इसमें बाहर का एंगल कौन सा है, अब ये जो दो लाइन है इसके, ये दो लाइन के बाहर जो भी एंगल्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। ओके, इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कौन से है, 1 2 7 एंड 8। तो ये कौन सा एंगल होंगे हमारे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्रांसवर्सल में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक को छोड़ के। अभी एक को क्यों छोड़ के मैं आपको बताती हूँ। देखो सपोज यहाँ पे आपका एंगल 1 है, ठीक है, क्या है एंगल 1। तो एंगल आपको देखो यहाँ तो 8 के नाम पता ही है, 1 2 3 4 लिख लेने का आप लोग। ओके, देखो 1 है, अभी एक ही साइड में देखने का 1 है। अब ये एंगल भी होगा, तो ये एंगल छोड़ दो, इधर पे ये वाला एंगल, ठीक है। फिर पहले मैं नाम लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी समझो कि देखो अभी आपका एंगल 1 है तो ये जो एंगल 1 है ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल 1 है। एंगल 4 को छोड़ दो, एक को छोड़ के, ठीक है, एंगल 1 लिया तो यही साइड में लेने का, एंगल 1 लिया, एंगल 4 को छोड़ दो। अब एंगल 4 के बाद कौन सा एंगल आया, एंगल 5। तो यानी ये दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं लिख देती हूँ ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। समझ में आया, एक को छोड़ के, यानी कि एंगल 1 किसके बराबर रहेगा, एंगल 5 के बराबर रहेगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा एंगल 4। अभी एंगल 4 अगर आप लोगे एंगल 4, तो एंगल 5 छोड़ दो, एंगल 5 के बाद क्या आएगा, एंगल 8। यानी एंगल 4 किसके बराबर रहेगा, एंगल 8 के बराबर रहेगा। यानी कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। चलो, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, अब हम क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं हमारा एंगल 2। तो एंगल 2 यानी कि ये वाला, अब एंगल 2 ले लो। अब एंगल 2 में एंगल 3 छोड़ दो, एंगल 3 के बाद क्या आएगा, एंगल 6। यानी एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। यानी कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। ओके, वही अब एंगल 3 लेते हैं, एंगल 3 ये वाला, एंगल 3 है, एंगल 6 छोड़ दो, क्या आएगा, एंगल 7। यानी कि एंगल 3 किसके बराबर रहेगा, एंगल
7 के बराबर रहेगा। समझ में आया आप लोगों को कैसे हमने लिखा? करस्पॉन्डिंग एंगल है यही समझने का कि एक को छोड़ के। ओके, अब एक को छोड़ के यानी कि 1 है, 4 छोड़ दो 5, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर रहेगा। 4 है, एंगल 5 छोड़ दो एंगल 8, तो एंगल 4 एंगल 8 के बराबर रहेगा। एंगल 2 ले रहे हो तो एंगल 3 छोड़ दो एंगल 6, तो एंगल 2 एंगल 6 आपस में बराबर रहेगा। एंगल 3 है, 6 छोड़ दो एंगल 7, तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर रहेगा। समझ में आया आपको ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स? ओके, अभी सपोज कि अगर आपका एंगल 1 अगर सपोज 70 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल 5 भी क्या रहेगा? 70 डिग्री ही रहेगा। क्यों रहेगा? ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, समझ में आया? तो इसे आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। मतलब कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल रहेगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल रहेगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल रहेगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल रहेगा। समझ में आया आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एंगल? नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ वाले पे। क्या दिया देखो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल द सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इसमें क्या बोला है? इंटीरियर एंगल। क्या बोला है? इंटीरियर। अब इंटीरियर एंगल यानी अंदर के एंगल कौन से होते हैं? तो यही अंदर के एंगल होते हैं, ये 1 ये 2, ठीक है, ये आपके अंदर के एंगल्स होते हैं, राइट? इंटीरियर एंगल होते हैं। समझ में? इंटीरियर एंगल ये होगा ना, अंदर का एंगल कौन सा है? ये 4 एंगल है। एक्चुअली इसको आप नेम भी दे सकते हो, 3 4 6 5 आपको देना है, कोई भी आप नेम दे सकते हो। ओके, सपोज दे दिया 3 4 5 6 दे देती हूँ मैं। सपोज इसका नाम है 3 4 5 6, ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। अब यानी कि ये जो दो एंगल है, अगर मैं यानी कि देखो क्या बोला है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर का एंगल हमने ले लिया। ऑन द सेम साइड यानी कि ये एक सेम साइड, दूसरा एक सेम साइड, ठीक है, यानी कि ये साइड अलग ये साइड अलग, सेम साइड है, तो इसके सेम साइड कौन सा एंगल है? एंगल 6 है, सेम साइड में है ना, इसके लिए। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा किसके बराबर रहेगा? 180 के बराबर रहेगा। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 करोगे तो किसके बराबर रहेगा? 180 के बराबर रहेगा। ओके, सेम इन दोनों को भी प्लस करोगे तो किसके बराबर रहेगा? 180 डिग्री के बराबर रहेगा। यानी कि एंगल 4 को प्लस करोगे एंगल 5 से तो किसके बराबर रहेगा? 180 के बराबर रहेगा। समझ में आया आपको कि फोर्थ वाला क्या होता है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, समझ में आया? सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री अभी बताया, ठीक है। यानी इन दोनों एंगल को प्लस करोगे तो 180 के बराबर रहेगा, इन दोनों एंगल को प्लस करोगे तो भी 180 के बराबर रहेगा। तो होप स्टूडेंट्स आपको जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो समझ में आया। इसमें 2 प्रॉपर्टीज और है, हम वो देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसवर्सल में अभी दो एंगल और था, हम वो 2 एंगल लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने 4 देखा, हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखेंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? देखो, इंटीरियर एंगल बोला है, ठीक है, इसमें आप समझने का क्रॉस, क्या समझने का? क्रॉस, यानी कि ये ऐसा पैटर्न याद रखने का क्रॉस वाला। अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों याद रखना आप। तो देखो, इंटीरियर एंगल बोला, इसका मतलब अंदर का एंगल हम लेंगे, तो अंदर का एंगल मैंने यहाँ पे नाम लिख के रखा है 3 4 5 6, जो हमारा क्या है? अंदर के एंगल से। अब अल्टरनेट मतलब समझने का क्रॉस जैसा, ठीक है, क्रॉस यानी क्रॉस मारने का। तो सिंपल समझो, ये 3 को ऐसे ऐसे क्रॉस मारोगे, ऐसे ऐसे, तो यानी कि इसमें जो 3 है वो किसके बराबर रहेगा? एंगल 5 के बराबर रहेगा, और जो एंगल 4 है वो किसके बराबर रहेगा? एंगल 6 के बराबर रहेगा। समझ में आया? इसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये आपस में क्या रहते हैं? तो इक्वल रहते हैं। ये भी हमारा क्या रहेगा? ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। ओके, ये भी हमारा ऑलवेज इक्वल ही रहता है, ऑलवेज इक्वल। समझ में आपको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब खाली क्रॉस साइन समझ में रखो तो तुरंत हो जाएगा। इंटीरियर बोला है अंदर का, अल्टरनेट मतलब क्रॉस समझ के रखो, इधर से क्रॉस मारो इधर एक क्रॉस मारो, यानी जो 3 है वो 6 के बराबर रहेगा, सॉरी जो 3 है वो 5 के बराबर रहेगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, और जो एंगल 4 है वो एंगल 6 के बराबर रहेगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। ओके, सेम हमें इसमें ही करना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में। अब एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? बाहर का एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या समझ के रखो? क्रॉस समझ के रखो, बस। एंगल 2 को हम क्रॉस मारेंगे ये साइड, एंगल 1 क्रॉस मारेंगे ये साइड, इसके दूसरे साइड पे अल्टरनेट साइड पे बाजू, ठीक है। तो देखो, अब एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 7 के बराबर है। जो एंगल 1 है वो एंगल 7 के बराबर है, और जो एंगल 2 है वो किसके बराबर है? एंगल 8 के बराबर है। तो समझ में आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ में आप लोगों को? ओके,
तो स्टूडेंट्स अभी हमें इस चैप्टर में ना दो एक्सियम और दो थ्योरम्स दिए, तो पहले हम वो देख लेते हैं कि वो एक्सियम और थ्योरम्स में दिया क्या है। ओके, तो देखो पहला क्या है, एक्सियम 6.1। अब एक्सियम 6.1 में क्या बोला है, देखो if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। यानी कि इसमें क्या बोला है कि देखो एक आपका लाइन है, क्या है, एक आपका ऐसा लाइन है। अब इसमें से कहीं पे भी ये साइड कहीं पे भी एक रे ऐसे गया है, ठीक है, एक रे ऐसे गया है, तो ये जो दो एंगल होगा ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। ये हमें दिया गया है किसमें, तो एक्सियम 6.1 में। ओके, नेक्स्ट एक्सियम 6.2 में क्या दिया है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बोलो या सिंपल लाइन बोलो, एक ही, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि समझो दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, क्या है आपका, दो एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। अगर इन दोनों एंगल को आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा आंसर, ठीक है। अगर सपोज दो एडजेसेंट एंगल है, अगर ये दो एंगल को आप प्लस करोगे तो आपको क्या आएगा, 180 डिग्री आया। तो जो नॉन कॉमन आर्म, कॉमन यानी कि जो दोनों एंगल में आएगा, ये जो आर्म है ये दोनों एंगल में आएगा, पर नॉन कॉमन आर्म यानी कि ये दोनों आर्म क्या फॉर्म करेगा, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। समझ में, दोनों एक्सियम क्या बोल रहा है, एक्सियम 6.1 ये बोलता है कि अगर स्ट्रेट लाइन यानी कि लाइन पे एक रे जा रहा है और दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, अब तो उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वही एक्सियम 6.2 में क्या बोला है कि दो एडजेसेंट एंगल है, उनका अगर हम सम प्लस करेंगे, अगर 180 डिग्री आया तो जो नॉन कॉमन आर्म यानी जो नॉन कॉमन आर्म है तो वो क्या फॉर्म होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। समझ में आया। अब ये जो दो एंगल है वो किसके, ये जो दो एक्सियम है वो किसके बारे में बोल रहे थे, लीनियर पेयर के बारे में बोल रहे हैं। अगर आप अच्छे से गौर करोगे तो लीनियर पेयर मतलब क्या, कि वो दो एडजेसेंट एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ही बोलते हैं, और उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखो लाइन पे बना और दोनों को प्लस किए तो 180 डिग्री हुआ, तो ये क्या हुआ, लीनियर पेयर। इन दोनों को प्लस किए 180 डिग्री आया, तो ये लाइन क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइन हुआ, जो नॉन कॉमन नाम है स्ट्रेट लाइन। तो दोनों ही किसके बारे में बोल रहे हैं, लीनियर पेयर के बारे में बोल रहे हैं। ओके, तो वही हमें ये लाइन बता रहा है, द टू एक्सियम्स, जो अभी हमने दो एक्सियम देखा ऊपर वाला, उसको अगर हम मिलाएंगे तो वो दोनों एक्सियम को अगर हम मिलाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सियम लीनियर पेयर के बारे में ही बात कर रहा है, इसके लिए तो ये दोनों एक्सियम को अगर आप मिलाओगे तो क्या बोलेंगे इसे, तो लीनियर पेयर एक्सियम। होप आपको समझ में आया एक्सियम 6.1 और एक्सियम 6.2। अभी दो थ्योरम है 6.1 एंड 6.6। देखो जो थ्योरम है ना उसको हम प्रूव करते, राइट। तो अभी आप सिर्फ स्टेटमेंट समझ लो कि स्टेटमेंट में क्या दिया है। जब हम इसका एक्सरसाइज कर लेंगे, जब हम आपकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर क्लास 9 के जो एक्सरसाइज है लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज कर लेंगे, तो मैं लास्ट में थ्योरम के वीडियोस डाल दूंगी। ओके, तो आप देख लेना। ओके, तो फिलहाल तो हम समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट्स में दिया क्या है, राइट। तो देखो 6.1 में क्या दिया है, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। यानी कि दो लाइन है, ठीक है, यानी कि दो लाइन है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहे, तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इसके सामने ये वाला, ओके, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल। तो ये दोनों समझ में आया, तो ये सब क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सिंपल 6.1 क्या बोल रहा है थ्योरम, कि अगर आप दो लाइंस को इंटरसेक्ट करोगे तो उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बस यही बोला है, ठीक है। 6.6 में क्या बोला है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी सिंपल एग्जांपल लो कि आपका एक लाइन है ऐसे, ठीक है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, ठीक है। फिर एक और लाइन है, अब मैं इसके नीचे तो नहीं बना रही हूँ, एक काम करती हूँ मैं ऊपर बना देती हूँ। तो चलो यहाँ पे बना देती हूँ, इसको रब कर देती हूँ। तो देखो अभी इसमें क्या बोला है आपका 6.6 में, कि आपका ना एक लाइन है, समझो क्या है, ए बी, ठीक है, एक और लाइन है क्या है, सी डी।
और इसको मैं बाजू बना देती हूँ। एक और लाइन है जो क्या है EF, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि जो AB है ना वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और जो CD है वो किसके पैरेलल है, देखो क्या बोला है, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि जो ये AB लाइन है वो CD के पैरेलल है और जो AB है वो EF के पैरेलल है, यानी जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है और जो AB लाइन है वो EF के पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आया आपको? या फिर सिंपल मैं एक अच्छे से बना के दिखाती हूँ आपको। सपोज यहाँ पे एक लाइन है AB, यहाँ पे एक लाइन है CD और यहाँ पे एक लाइन है EF। होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा राइटिंग है। तो देखो अब ये जो AB है ना वो EF के पैरेलल है और जो AB है वो CD के भी पैरेलल है, यानी कि AB ये लाइन के भी पैरेलल है, AB ये लाइन के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आया? तो यही हमें क्या बोल रहे हैं, थ्योरम 6.6। अब इसको हम प्रूफ, थ्योरम को जो भी है प्रूफ करने वाला वो हम जो एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद में उसको प्रूफ करेंगे। ओके, उसका मैं वीडियो डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। तो फ्रेंड्स अब तक हम जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में देखे, थोड़े बड़ा हो गया होगा वीडियो, पर कोई नहीं, चलता है, ठीक है, आप लोग पढ़ना सही से। तो जितने भी हमने इसमें टॉपिक्स देखे, होप आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।